जिला के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष एडवोकेट अजय खटाना जी, जिला के 2 महामंत्री हैं, एक महिला हमारी बहना गीता गुलाटी जी और अशोक भारद्वाज जी। जिला के उपाध्यक्ष यहाँ पर है गोविंद शर्मा जी, महेश आवाना जी, टीना आहूजा जी, नरेश मलिक जी, मंजीत सिंह जी और मेरे अत्यंत प्रिय और मुझसे हमेशा जुड़े हुए ऐसे मेरे मित्र श्रीमान अक्षय कपूर जी और सामने बैठे हुए सभी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रबुद्धजन। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं कि आने में विलंब मुझे हुआ, लेकिन उसका एक लाभ ये हुआ कि जो नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर जो एक शॉर्ट फिल्म बनी है, जो फिल्म दिखाना आज के कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है, उसको पहले किया गया और मेरा भाषण बाद में हुआ। तो हमारे समय का कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जब कार्यकुशल जिलाध्यक्ष होता है वो ठीक से मैनेजमेंट कर लेता है समय का, और उसकी टीम भी ऐसी रहती है। और आप लोगों को देखकर मुझे ध्यान में आ रहा है कि आपकी टीम भी ऊर्जावान है, कार्यकर्ता भी ऊर्जावान है, और यहाँ पर वास्तविक में कुछ प्रबुद्धजन भी एकत्रित हुए हैं। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आयु के 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं। एक सिंपल सवाल है, एक प्रश्न है, आप ऊंचे आवाज में उत्तर देंगे। क्या आप सभी चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अत्यंत उत्तम आयुरारोग्य संपन्न निरोगी 100 वर्ष का जीवन उनको मिले? आप सब लोग चाहते हैं ना? देखिए, 2 लोग आपस में बात करते हैं, मैं और अजय जी आपस में बात कर रहे हैं और अचानक अक्षय जी आ जाते हैं, तो हम भारत की सभी भाषाओं में क्या कहते हैं? 100 साल उम्र हो तुम्हारी। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। हम दोनों बात कर रहे हैं इनके बारे में, ये नहीं है अभी, लेकिन हमारी चर्चा चल रही है और तब अक्षय जी आ गए, तो हम अरे अक्षय 100 साल उम्र हो तुम्हारी, तुम्हारे ही बारे में हम बात कर रहे थे। बोलते हैं कि नहीं? मतलब ऐसे एक छोटे से प्रसंग में एक अच्छा कार्यकर्ता व्यक्ति आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं 100 साल उम्र हो तुम्हारी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति को हम नहीं कहेंगे 100 साल जियो करके। और पुराना गाना भी हम क्या गाते हैं? तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हम तो मोदी जी को 100 साल की आयु मांग रहे हैं। और जो देश की अवस्था थी मोदी आने से पहले, और जो देश में परिवर्तन हुआ है मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसको देखते हुए क्या आपको लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी टर्म तो मिली हुई है, लेकिन चौथी और 5वीं टर्म भी उनको मिलनी चाहिए? आपको लगता है कि नहीं लगता है? 2029 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? 2029 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? तो जो फेल्योर स्टूडेंट है, 3 बार फेल हो चुका है, राहुल गांधी ने 4थे बार फेल होने की तैयारी अभी से चालू कर देनी चाहिए, और उसको अलग बताने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे तैयारी में जुटा हुआ है, फेल के ऊपर फेल, फेल के ऊपर फेल, फेल के ऊपर फेल। उसकी माता जी को दूसरा कोई पर्याय नहीं है, चॉइस नहीं है, क्योंकि
फेल इसलिए होते हैं कि जब भी ये परिवार सत्ता पर आया, इन्होंने सत्ता का उपभोग किया। नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता का उपयोग किया। नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता का उपयोग सेवा के लिए किया, गरीबों की सेवा के लिए किया, गरीब कल्याण के लिए किया और सुशासन के लिए किया। और देश की जनता ने देखा कि एक ही परिवार की सत्ता चल रही है और जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। गरीब अभी भी है कि जो बैंक की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है। गरीब अभी भी है कि जिसको खाना नहीं मिलता है। 2014 के पहले की स्थिति थी। मोदी जी आने के बाद एक के पीछे एक परिवर्तन होते गए और आपको आनंद होगा सुनकर कि इस देश के 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। कोई मामूली बात है? 140 करोड़ का देश है, उसमें से गरीबी रेखा से ऊपर जाने वाले लोग, आबादी, मतलब जो गरीब थे आज लोअर मिडिल क्लास में आ गए। बिना उनके पास पैसा आए कोई लोअर मिडिल क्लास में जाएगा नहीं, और पैसा आएगा तो स्पेंड भी करेगा। तो जो गरीब है उसके पास पैसा आएगा तो वो खर्चा कहां जाकर करेगा? वो बड़े बड़े मॉल में जाकर नहीं कर सकता है, वो छोटे खुदरा व्यापारियों के पास जाकर खरीदी करना चालू करता है। इसका मतलब जब गरीबों से लोग मध्यम वर्ग में आते हैं तो उसका लाभ मध्यम वर्ग को होता है, और मध्यम वर्ग जो है वो उच्चम मध्यम वर्ग में अपग्रेड हो जाता है। ये एक साइकिल है। ये साइकिल बंद पड़ी थी, इसका चेन टूटा हुआ था, इसका ब्रेक फेल था। ये साइकिल चला नहीं रहे थे कांग्रेस के जमाने में। नरेंद्र मोदी जी ने इकोनॉमी को चालना दी। देखिए, कई सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन आप कल्पना कीजिए, पर्यटन में सिर्फ एक उदाहरण आपको टूरिज्म का देता हूं। जितने टूरिस्ट स्पॉट है, यहां से निकलने के बाद आप गूगल करके चेक कर लीजिए जो मैं बताना चाहता हूं। अब चाहे गोवा जाइए, चाहे उत्तराखंड जाइए, दिल्ली भी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। दुनिया आती है दिल्ली देखने के लिए। आप किसी भी होटल वाले के पास जाकर पूछिए, होटल में कमरे नहीं मिलते, ज्यादा दाम देकर कमरे नहीं मिलते। गोवा सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस हमारे देश का, दुनिया के लोग गोवा देखने के लिए आते हैं। साथियों, 5-6 महीने गोवा में फुल फ्लेज टूरिज्म रहता था, 2-3 महीने थोड़ा सा कम रहता था, और 4 महीने बरसात के गोवा का टूरिज्म लगभग बंद रहता था। गोवा के लोग विश्राम करते थे 4 महीने, और 8 महीने में साल भर का कमा लेते थे। अब गोवा चले जाइए, 12 महीने गोवा का टूरिज्म चालू है। राम मंदिर जिसका दर्शन करने के लिए राहुल गांधी आज तक नहीं गए, अखिलेश यादव आज तक नहीं गया, तेजस्वी आज तक नहीं गया। क्यों? मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमान नाराज हो जाएंगे। राम का दर्शन लेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, इसलिए ये लोग आज तक दर्शन करने के लिए नहीं गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, राम मंदिर के कारण उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को क्या फायदा हुआ है? लाखों करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में साल में राम मंदिर लाकर देता है। राम का दर्शन अलग बात हो गई, उसमें धर्म की बात,
अलग बात हो गई, लेकिन उसके कारण जो लाखों लोग आते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों का भला किया। और ये सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं है, आप पंढरपुर में चले जाइए, महाकाल में चले जाइए, तिरुपति बालाजी में चले जाइए, आप रामेश्वरम में चले जाइए, आप केदारनाथ में चले जाइए। केदारनाथ में तो कितने लाखों लोग जाकर दर्शन कर रहे। टेम्पल इकोनॉमी बढ़ क्यों गई? एक बात आप मानते हो कि व्यक्ति, आप सब परिवार चलाते हो, आप सबसे आखिरी खर्चा पर्यटन पे करते हो। पैसा नहीं है तो आप पत्नी को समझाते हो, पत्नी बच्चों को समझाती है कि इस साल देखो हम घूमने के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि पैसे थोड़े अपने पास कम है, अपने बजट में नहीं है। बराबर है कि नहीं? बजट कम है तो सबसे पहले कटौती किस चीज की होती है? पर्यटन की। अगले साल जाएंगे ना घूमने के लिए, क्या है उसमें? और पर्यटन अगर बढ़ रहा है, होटल इंडस्ट्री बढ़ रही है, गाड़ियों का व्यवसाय, ड्राइवर्स मिलते हैं आपको? ड्राइवर्स नहीं मिलते। मतलब ओवरऑल, अच्छा वंदे भारत चालू हो गई, मोदी की वंदे भारत, वापस एक बार सबने क्रिटिसिज्म करना चालू किया, महंगी ट्रेन है, महंगी ट्रेन है, लोगों को कैसे जमेगा इतना महंगा टिकट। आप जाकर देखिए, वंदे भारत फुल है, वंदे भारत के टिकट नहीं मिलते। अरे लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, क्यों फालतू में चिल्लाते हो? मैं ये नहीं कहूंगा कि गरीबी खत्म हो गई है, और मोदी जी भी नहीं कहते हैं गरीबी खत्म हो गई है, नहीं तो फिर गरीब कल्याण की योजना किसको देंगे? गरीबी है, लेकिन गरीबों का एक बहुत बड़ा तबका अपग्रेड हो चुका है, देश की इकोनॉमी दौड़ने लगी है। मोदी जी के ऊपर भाषण तो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मैं एक ही मुद्दा आज आपको बताऊंगा और मेरा विषय समाप्त करूंगा। क्यों मोदी जी को 100 साल की प्रार्थना हम सब लोगों ने करनी चाहिए। अभी एक मुझे निगम पार्षद मिले, गुप्ता जी, उन्होंने बताया कि उनको राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया कोविड में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है आपके ही जिले के। अब ये जो कोविड में काम हुआ है, आप इस बात को मानते हो कि नहीं बताइए? नरेंद्र मोदी जी ने भारतवासियों की कोविड में जान बचाई है। इसको आप मानते हो? आप लोग नरेंद्र मोदी जी ने कोविड काल में भारत को बचाया है। सबसे पहले जान बचाई है और उसके बाद में इकोनॉमी को बचाया है। जान बचाई है। आप लोगों को कुछ आंकड़े बताता हूं तो आपकी आंखें खुल जाएगी। ये कोई कोविड बीमारी जैसी बीमारी है, ये कोई पहली बार नहीं आई है भारत में या दुनिया में। दुनिया में इन्फ्लुएंजा आया, कॉलेरा आया, पोलियो आया, अलग अलग प्रकार की बीमारियां आती गई, जो पहले नहीं थी आ गई और सारी दुनिया में आ गई। और ऐसी बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाया जाता है। और भारत ने कभी भी, गांधी परिवार के रहते हुए भारत ने कभी भी स्वदेशी वैक्सीन बनाया ही नहीं। हमने हमेशा भीख मांगी वैक्सीन की बड़े बड़े देशों के पास कि हमें वैक्सीन दे दो, और हमने वैक्सीन मांगी और वैक्सीन पहुंची। इसके बीच में जो कालावधि है, जो टाइम पीरियड है, ये सबसे कम टाइम पीरियड कितना है पता है आपको? 20 साल के बाद वैक्सीन पहुंची है। अलग अलग रोग आए और अलग अलग रोगों के बारे में वैक्सीन भारत ने नहीं बनाया, विदेशों के सामने झोली फैलाई, उन्होंने कहा हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। और सबसे कम समय में अगर कोई वैक्सीन भारत में पहुंचा है तो वो कम समय 20 साल बाद है। 20 साल से कम कोई वैक्सीन भारत में नहीं आया। उन 20 सालों में मरते रहे लोग, भुगतते रहे लोग, भारत ने वैक्सीन नहीं बनाया था।
और सबसे देरी से वैक्सीन आई। मैं तो जल्दी का बताया, 20 साल बाद आई। सबसे देरी से वैक्सीन आई, 35 साल बाद वैक्सीन देरी से आने वाली। आप कल्पना कीजिए, कोविड में अगर मोदी जी स्वदेशी वैक्सीन नहीं बनवाते, भारत के वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं रखते, भारत के वैज्ञानिकों को वो फंड्स नहीं देते और भारत वैक्सीन नहीं बनाता, तो 250 करोड़ वैक्सीन के डोज शॉट्स दुनिया का कौन सा माइका लाल देश भारत को देगा? अपने आप को सवाल पूछिए, 250 करोड़ वैक्सीन के डोज कौन सा देश भारत को देता? जिन देशों ने अपनी वैक्सीन बनाई वो अपने खुद के देश को पूरा वैक्सीनेट नहीं कर पाए। भारत ने खुद की वैक्सीन बनाई और एक नहीं, दो नहीं, तो तीसरा भी डोज कई करोड़ लोगों को दिया है। मोदी अगर वैक्सीन नहीं बनाता तो कम से कम 1 करोड़ लोग और मरते, शायद ज्यादा ही। मोदी ने देश को बचाया है, जान बचाई है। जिसने हमारी जान बचाई उसके जान के लिए प्रार्थना करना, इससे बड़ा कृतज्ञता का दूसरा कोई काम हो सकता है क्या? मोदी ने सिर्फ भारतवासियों की जान नहीं बचाई है। आपने वो एक वीडियो देखा होगा, पापा गुएना नाम का एक छोटा सा देश है, वहां पर मोदी जी पहुंचते हैं और वो देश का जो प्रधानमंत्री है एयरपोर्ट पर लेने के लिए जाता है और भारतीय पद्धति से चरण छूता है मोदी जी के, जो उनके देश में वो नहीं है पद्धति। राहुल गांधी को लगा होगा कि वो फेसबुक इवेंट, सोशल मीडिया इवेंट किया होगा उसने। साथियों, नहीं, पापा न्यू गुएना जैसे छोटे 100 देश है इस दुनिया में जिनकी क्षमता ही नहीं थी। पहले तो उनके पास दवा नहीं थी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नहीं था, उनके पास पैरासिटामोल नहीं था। और आप सबको मालूम है कि कोविड के समय में सबसे ज्यादा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और पैरासिटामोल की जरूरत पड़ी। विदेशों में बड़े बड़े अच्छे अच्छे देशों ने बताया हमने मलेरिया को इरेडिकेट कर दिया है, अब हमारे देश में मलेरिया नहीं है। और इसलिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का निर्माण यूरोपियन देशों ने बंद कर डाला था। मलेरिया ही नहीं तो फिर इसको क्यों बनाना क्यों है? और जब कोविड आ गया और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन चाहिए तो किसके पास है? तो भारत के पास इतना हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन था कि भारतवासियों को देकर दुनिया को भी दे सकते थे। इतना प्रोडक्शन इन 2 दवाइयों का हमारे पास था। दुनिया ने मांगा भारत के पास, हमें दवा दे दो। वैक्सीन की बात बाद में है, पहले दवा, हमें दवा दे दो। भारत ने 4 नीतियां अपनाई, मोदी के भारत ने 4 नीतियां अपनाई। ऐसे देश थे अमेरिका जैसे जिन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शंस डाले थे कि ये फलानी दवा आपको हमसे ही खरीदनी पड़ेगी, ये केमिकल आपको हमसे ही खरीदना पड़ेगा, ये केमिकल आप वहां से नहीं खरीद सकते, ये केमिकल आप अपने देश में नहीं बना सकते। हमारे ऊपर सैंक्शंस डाले हुए थे। मोदी जी ने कहा हम आपको दवा जरूर देंगे, पहले वो सब पुराने सैंक्शंस हटा दीजिए। गली में पकड़ लिया, मरते क्या न करते, उन्होंने सैंक्शंस हटा दिए। ठीक है, हटा दिए, अब तो दवा दीजिए। पूरा प्रॉफिट लेकर उनको दवाइयां दी, पूरा प्रॉफिट लेकर। मोदी मीन्स बिजनेस। कुछ देश ऐसे थे कि जिन्होंने हमारे पर कोई सैंक्शंस नहीं लगाए थे। उन्होंने कहा मोदी जी हमको कॉस्ट प्राइस में दीजिए, जितना दाम है उतना दीजिए, उतना ही हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मोदी जी ने उन सारे देशों को ये दवाइयां कॉस्ट प्राइस में दी, उनसे 1 रुपए का भी लाभ नहीं उठाया। तालियों का मौका बाद में आया।
कुछ गरीब देशों ने कहा मोदी जी हमें कंसेशनल रेट में दीजिए, कॉस्ट प्राइस भी हम नहीं दे सकते लेकिन कुछ पैसा दे सकते हैं और थोड़ा कम कीजिए। मोदी जी ने ऐसे देशों को कंसेशनल रेट्स में दवाइयां दी, दवाइयां, वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूं। और ऐसे 100 से ज्यादा गरीब देश थे जो मोदी जी को बोले मोदी जी जान बचाइए, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, हमें दवा दीजिए। अयम निजहा परो वेति धारणाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम बोलने वाले नरेंद्र मोदी जी ने 100 से ज्यादा देशों को फ्री में दवाइयां दे दी है, फ्री में दवाइयां दे दी, उनकी जान बचाने का काम किया है। और जो दवा नहीं खरीद सकते थे वो वैक्सीन कहां से खरीदेंगे? मोदी जी ने वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत 120 देशों की जान बचाने का काम किया है, फ्री वैक्सीन देने का काम किया है। पापा न्यू गिवेना उनमें से ही एक देश है, क्यों नहीं वहां का प्रधानमंत्री चरण छुएगा? विश्व रंगमंच पर, विश्व दुनिया के मंचों के ऊपर ये छोटे छोटे देश भाषण करते हुए उनके प्रधानमंत्री बोले हैं, अध्यक्ष बोले हैं कि मैं जिंदा हूं आज, इसका कारण भारत ने दिया हुआ वैक्सीन मेरे शरीर के अंदर है, नहीं तो मैं मर जाता। ऐसे उन्होंने भाषण दिए। आपको मालूम होना चाहिए, आपने दुनिया को जाकर बताना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर नाराजगी प्रकट करने वाले जनता को बताना चाहिए भैया जान बचाइए। ये सिर्फ वैक्सीन की बात नहीं है, आप याद कीजिए, आप सब लोगों का कोई ना कोई रिलेटिव, आप सब लोगों का दूर का कोई दोस्त, रिलेटिव विदेशों में था उस समय जब कोविड आ गया था। और वो देश बाहर के देशों से आए हुए लोगों को ओन करने को तैयार नहीं थे। जाना है चले जाओ, हम खुद को नहीं बचा पा रहे, आपको कहां से बचाएंगे? आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन ट्रांसफर, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा पॉपुलेशन ट्रांसफर कब हुआ है और कौन से देश ने किया है? मोदी जी ने कोविड के समय वंदे भारत मिशन चलाया। ये वंदे भारत मिशन क्या है आपको पता है? भारतीय जो दुनिया में गए हैं, वहां जाकर नौकरियां कर रहे हैं, सालों से बसे हुए हैं, लेकिन कोविड आ गया, अभी वहां पर उनको नहीं रहना है, उनको मातृभूमि के पास वापस आना है, अपने बच्चों के पास आना है, रिलेटिव्स के पास आना है, अपने गांव में आना है। वहां उनके सरकार उनकी चिंता करेगी इसकी गारंटी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन ट्रांसफर 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ कुछ लाख लोगों को दुनिया से उठाकर नरेंद्र मोदी जी हवाई जहाज से लेकर आए हैं। 1,97,000 फ्लाइट्स चलाइए, 1,97,000 फ्लाइट्स, वंदे भारत मिशन। एक आदमी बताए यहां पर कि हमारा कोई था और उसको मोदी ने नहीं लाया है, एक आदमी कोई बताए। हर व्यक्ति को उठा उठा कर लाया, हर भारतीयों को उठा उठा कर लाया। सिर्फ भारतीय नहीं, उन देशों में कुछ अन्य देशों के लोग भी फंसे हुए थे और उन्होंने बताया भारत को, मोदी जी वो अमेरिका से भारत जो आपकी फ्लाइट आएगी ना, 1 घंटे के लिए नीचे अगर लैंड करेंगे तो हमारा देश वहां पर आता है, हमारे देश के 50 लोग वहां फंसे हुए हैं, आपकी फ्लाइट से थोड़ा ड्रॉप करके जाइए ना। मोदी के भारत ने वंदे भारत मिशन में ऐसे हजारों दूसरे देश के लोगों को उठाकर उनके देश में पहुंचाकर हमारे देश में लाया। ये वसुधैव कुटुंबकम है, ये मोदी है। ये सिर्फ भारत की जान बचाने की बात नहीं है, सारी दुनिया की। कितने ऐसे युद्ध हुए कि भारत के लोग संकट में पड़े। एक ही उदाहरण काफी है आपके लिए। यूक्रेन में 20,000 छात्र, 20,000 स्टूडेंट्स
मेजॉरिटी मेडिकल स्टूडेंट्स भारत के यूक्रेन में फंसे हुए थे, रशिया के साथ युद्ध चालू हुआ। मोदी जी ने कहा यूक्रेन और रशिया दोनों को 7 दिन के लिए युद्ध बंद कीजिए, आप भी मत कीजिए, आप भी मत कीजिए, हमारे सारे बच्चों को हम लेकर आते हैं। दोनों देशों ने कहा कि हम युद्ध बंद नहीं करेंगे। तो मोदी जी ने पर्याय दिया, ठीक है 4 घंटे युद्ध बंद कीजिए 7 दिन के लिए, 4 घंटे 5 घंटे। उस समय में जो गाड़ी जिसके ऊपर तिरंगा झंडा होगा उसको कोई कुछ नहीं करेगा और वो सही सलामत आएंगे। 20,000 छात्र, जब देखिए ऑफिशियल आंकड़ा कुछ अलग हो सकता है, लेकिन अनऑफिशियल आंकड़ा जो सुनने में आ रहा है, रशिया यूक्रेन में 20 लाख लोग मरे हैं आज तक। ऑफिशियल आंकड़ा कुछ दूसरा बताएंगे। 20 लाख लोग मरे हैं, जहां 20,000 लोग युवा भारत के जिंदा वापस आए। और ये बाकी देशों के लोगों ने नहीं किया है, बाकी देशों के लोगों ने अपने बच्चों को ओन नहीं किया है। और सबसे पहले अगर किसी ने डिसोन किया है तो पाकिस्तान ने डिसोन किया है। और पाकिस्तान के छात्र जो पाकिस्तान में रहते हुए भारत का तिरंगा झंडा जलाते थे, अपने पैरों के तले कुचलते थे, उनके जब जान पर बंद आई यूक्रेन के अंदर, जान बचाने के लिए उसी तिरंगे को उन्होंने अपनी गाड़ी पर लगाया। और तिरंगे की सुरक्षा में पाकिस्तानी छात्र यूक्रेन से एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने तिरंगा जलाया, उन्होंने उनको तिरंगे ने बचाया है। ये भारत है, ये मोदी का भारत है। ऐसा व्यक्ति ढूंढ के नहीं मिलेगा। कोई एरोस्पेस में विमान चलता नहीं था। मोदी जी ने दोनों देशों को बताया ये इतने टाइम के लिए एयर इंडिया का विमान जाएगा हमारे बच्चों को लेने के लिए। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, रशिया और यूक्रेन के एरोस्पेस में उन दिनों में जब ये बच्चे आ रहे थे, सिर्फ एयर इंडिया का विमान आसमान में था, ओनली एयर इंडिया। न यूक्रेन ने उसको उड़ाया, न रशिया ने उसको उड़ाया। ये विश्व नेता है। क्या झूठ के ऊपर झूठ बोलते जाएंगे। पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक किया, तब राहुल गांधी, कांग्रेस और ये सारे केजरीवाल वगैरह सबूत मांगने लगे कि इसका सबूत दीजिए कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। उसके बाद में जब एयर स्ट्राइक किया, पुलवामा के बाद में बालाकोट पे जाकर एयर स्ट्राइक किया, तो उन्होंने बताया कि इसके सबूत दीजिए कि वहां पर नुकसान हो गया, वहां पर वास्तविक में विमानों ने जाकर कुछ नुकसान किया, तबाही की, उसके सबूत दीजिए। पहले स्ट्राइक किया सर्जिकल, इसके सबूत दीजिए। बाद में स्ट्राइक तो आपने किया लेकिन वहां तबाही हुई, इसके सबूत दीजिए। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जब सब वीडियो ही आ रहे थे कि वहां पर तबाही के सबूत दिखाई दे रहे हैं, तब सबूत मांगे कि इसका सबूत दीजिए कि पाकिस्तान ने हमला किया था, इस हमले के पीछे पाकिस्तान था, उसका सबूत मांगा। देशद्रोही है, सिर्फ सत्ता के लालची है। यही वो गांधी परिवार है जिसने 7 दिन राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए छुट्टी मनाने के लिए लक्षद्वीप नेवी का पूरा उपयोग किया। नेवी के जहाज से गए, इंडियन नेवी के लोग सर्वेंट नौकर जैसे उनकी सेवा कर रहे थे। उनके लिए खाना बनाने वाला नेवी का जवान, उनका टेबल स्वच्छ करने वाला नेवी का जवान, नीचे पोछा मारने के लिए नेवी का जवान गांधी परिवार के छुट्टी मनाने के लिए गए हुए। और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने आज तक एक भी दिवाली अपने परिवार के साथ नहीं मनाई है। आप लोग दिवाली किसके साथ मनाते हो? परिवार के साथ ना। मोदी जी दिवाली किसके साथ मनाते हैं? सेना पर, सेना के जवानों के साथ सीमा पर जाकर, कहीं -35 डिग्री सेल्सियस की ठंड में, कहीं +45 डिग्री सेल्सियस की मरुभूमि में। उनको अपने परिवार का सदस्य मानने वाला ये व्यक्ति,
लोकतंत्र के मंदिर को मंदिर मानकर पहली बार प्रवेश करने से पहले मत्था टेकने वाला प्रधानमंत्री, और ना जाने कितने उनके गुण गौरव हम करेंगे, उसको कोई मर्यादा नहीं है। कल हर्ष मल्होत्रा जी वक्ता थे, मैं बाद में बोलने वाला था, तो उन्होंने डायरी रखी थी, बोले कि मैं अभी बहुत बोल सकता हूँ, मेरी डायरी तो पूरी भरी हुई है, लेकिन सुनील जी को बोलना है, इसलिए उन्होंने मन छोड़ा। मैंने कहा हर्ष मल्होत्रा जी, सिर्फ आपकी डायरी भरी हुई नहीं है, इतने जितने भी लोग हैं इनकी भी डायरियां भरी हुई है। और मजेदार बात यह है कि सबके डायरी के मुद्दे अलग अलग हैं, कॉमन कुछ नहीं है। इसका कारण यह है, ये आप लोगों का हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये मोदी का प्रॉब्लम है। क्योंकि रोज एक इतिहास का नया स्वर्णिम पन्ना लिखने वाला, रोज एक नया पन्ने लिखने वाला नरेंद्र मोदी है, तो डायरिया भरेगी नहीं तो क्या होगा। इसलिए साथियों, सेवा भाव से बचे हुए जो 2 अक्टूबर तक जो बताया वो तो करेंगे ही। देखिए, भगवान की पूजा के लिए नवरात्रि आई, कल से आएगी, तो आप 10 दिन देवी माता की पूजा करेंगे। उससे पहले गणपति बाप्पा आए थे, मेरे घर में गणपति बाप्पा, कई लोग आकर दर्शन करके गए होंगे। अब तो सब जगह जगह पर चालू हुआ है, पहले भी होता था। तो 10 दिन गणेश पूजा करते हैं, शिवरात्रि आते हैं, शिव की पूजा करते हैं। उनके कुछ विशेष दिवस रहते हैं, आप पूजा करते हैं। लेकिन जब विशेष दिवस नहीं रहता है तो रोज भगवान की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसा है क्या कि नहीं, अब नवरात्रि के 10 दिन हो गए, अब तो हम पूजा विजा नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है। वो विशेष पूजा है, बाकी पूजा करनी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सेवा पखवाड़ा, ये 15 दिन हमें नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन तक 15 दिन करने का काम है, सेवा का काम। लेकिन बाकी 365 दिन हमें वही तो करना है। जिस तरह से नवरात्रि के 10 दिन विशेष पूजा, बाकी दिन पूजा ही पूजा, वैसे हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को सेवा ही हमारा काम करने का तरीका है। मैं नहीं तू ही, यही एक अमृत वचन हमने माधवराव सदाशिवराव गोडवलकर जी से, पूजनीय गुरु जी से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक से अमृत वचन कौन सा सीखा? मैं नहीं तू ही, मैं जो सोचूंगा दूसरे के लिए सोचूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की विशेषता है। और इसलिए हम सब सेवा पखवाड़े में, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, सेवा पखवाड़ा फेसबुक इवेंट नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया अपडेट करना होता है, नमो ऐप में अपडेट करना चाहिए, मैं उसको मना नहीं करता, लेकिन पहुंचे किसी जगह पर 2 कपड़े हाथ में टिकाए, फोटो खींचाए, तुरंत चले गए, ये नहीं होना चाहिए। 100 वस्तु है जो देने के लिए, सारी वस्तुओं को दो और बाद में उसको अपडेट करो। काम में ईमानदारी रखो, प्रामाणिकता रखो, पूर्णता रखो, और बाद में उसको अपडेट करोगे तो आपको लाइक्स भी ज्यादा मिलेगी। लेकिन प्रामाणिकता से सेवा करनी चाहिए। भारत की सेवा की कल्पना क्या है, एक किस्सा बताकर मेरा विषय समाप्त करता हूं। जगन्नाथपुरी की यात्रा में एक अमीर महिला जो सोने से लथपथ थी, उसने एकदम दरिद्री भिखारन को 100 रुपए निकाल कर दिए। एक अंग्रेज महिला देख रही थी, और उसके बाद में उस अमीर महिला ने, सोने से लथपथ लक्ष्मी स्वरूप महिला ने 100 रुपए देने के बाद उस भिखारन के चरण छुए। तब वो अंग्रेज महिला उसको पूछती है कि तुमने पैसे दिए तो मैं समझ सकती हूँ कि वो गरीब है, तुम्हें चरण क्यों छुए? तो ये हिंदू महिला कहती है, न होती वो गरीब तो मैं 100 रुपए का दान देती किसको? वो गरीब है, उसको दान करने का मौका मुझे मिला, मैंने उस पर उपकार नहीं किया है, उसने मुझ पर उपकार किया है, इसलिए मैंने उसके चरण छुए। ये भारत है, ये भारत की संकल्पना है सेवा की। न होता वो तो किसकी सेवा करता मैं। इस भावना से आप सेवा जिसकी करते उसके ऊपर एहसान नहीं करते। वृद्धाश्रम में जाकर आप कपड़े बांटते, उन पर एहसान नहीं करते, वो आप पर एहसान करते हैं।
करके पुण्य प्राप्ति कर रहे हैं, वो नहीं होते तो पुण्य कहां से प्राप्त करते आप? ये हिंदुत्व है, ये हिंदू संकल्पना है सेवा की, ये भारतीय जनता पार्टी की सेवा की संकल्पना है जो आजीवन नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन में करके दिखाया हुआ है। इसलिए आप मोदी जी को देखते हैं, हजारों बार श्रमजीवियों के चरण छूते देखने वाला, खुद के चरण छूने पर नाराज होने वाला प्रधानमंत्री, लेकिन जब कुंभ में सेवा करने वाले वाल्मीकि समाज के लोगों को ऊपर बिठाकर खुद नीचे बैठकर उनके चरण धोने का काम करने वाला प्रधानमंत्री। क्योंकि सेवा, ये जो नर सेवा ही नारायण सेवा, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि व्यक्ति की सेवा करो, सत्यनारायण की पूजा कुछ वर्ष मत करो, दरिद्री नारायण की पूजा करो बोलने वाले स्वामी विवेकानंद जी को मानने वाले, अपना आदर्श मानने वाले नरेंद्र मोदी जी उसी प्रकार से काम करते हैं। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी को पराभूत करना असंभव बात है। 2029 में वही प्रधानमंत्री बनेंगे और देश की गरिमा और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम लोगों को हमारा कर्तव्य करना है। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि केजरीवाल नाम का जो अभिशाप था, आपके पसीने ने काम किया कि ये जो टर्माइट लगी हुई थी ना, दीमक, आम आदमी पार्टी की दीमक जो लगी थी ना, उसका पेस्ट कंट्रोल करने का काम आप सब लोगों ने किया। और ये पेस्ट कंट्रोल का केमिकल क्या था? आपका पसीना जो आपने बहाया। हर कार्यकर्ता ने जो मेहनत की है, उस मेहनत को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं कि आपने पापी केजरीवाल को उखाड़ कर फेंक दिया। अब जब पहली बार हमने, भारतीय जनता पार्टी ने महिला मुख्यमंत्री देकर सम्माननीय रेखा गुप्ता जी बहन जी को यहां मुख्यमंत्री बनाकर जो काम शुरू किया है, अब अपने को ये डबल इंजन सरकार के साथ आने वाले निगम पार्षदों के चुनाव में अपने बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों की पूरी सरकार अभी भी है लेकिन हायर्ड है, पूरे अपने बलबूते पर स्वीप करके ट्रिपल इंजन सरकार का जो आनंद है वो दिल्ली वासियों को आने वाले 50 साल देने की तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए 24 घंटा दिमाग में जनता और जनता की सेवा ये रखनी चाहिए और ये सेवा पखवाड़ा हमने यशस्वी करके दिखाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की धन्यवाद।